हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर कितना बात करने वाले हैं? फोर्थ। वास्तविक संख्या, ओ सॉरी, मरकर कहाँ गया? मरकर कहाँ चला गया? मतलब तो वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर कितना है आज? फोर्थ। इससे पहले मैंने थर्ड लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। कृपया मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब जाकर 3 लेक्चर को करें, तभी ये लेक्चर समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। चलो भैया, तो थोड़ा सा रिकैप। क्या रिकैप? क्या सबको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पता है? एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सबको पता होना चाहिए। इसको निकालने के दो विधि, अभाज्य गुणनखंड और यूक्लिड विभाजन को भी लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ऐड, यानी कि यूवीए विधि। क्लियर? यानी कि इसको हम भागा विधि भी बोल सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड में अगर पूछेगा 36 में 2 का घात तो कैसे निकाला जाएगा, पता है ना ऑब्जेक्टिव में? सबको पता कि नहीं? चलो भैया, समझ में आना चाहिए, ठीक है। और क्या पढ़ाए थे? अरे भैया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने आधे। तुम सबको हैं? ठीक है भैया। उसके बाद सहअभाज्य संख्या याद है? सहअभाज्य संख्या जो थर्ड लेक्चर में पढ़ाए थे, सहअभाज्य संख्या भैया वैसी संख्या जिसका मोसो 1 हो। अच्छा, क्या तुम्हें और कुछ याद है? क्या चीज? वास्तविक संख्या उसके बाद पढ़ाए थे, वास्तविक संख्या। अच्छा, पहला लेक्चर में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोध संख्या कहते हैं, जो सिर्फ अपने आप से कटे। भाज्य संख्या को जो दूसरे संख्या से भी कटे। तो भैया ये अभी तक क्लास थर्ड लेक्चर, मतलब 3 लेक्चर में ये कंप्लीट अभी हम कर दिए हैं। अब फोर्थ लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो आओ देखते हैं। अच्छा हाँ, ये वास्तविक संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या को बोलते हैं। परमेय संख्या के द्वारा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा पता है ना? चलो तुम सबसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने लोग को पता है √3, √8, √5, √4, √16, √12, √36, √100/144? कितना लोग बता सकता है कि कौन परमेय संख्या और कौन अपरमेय संख्या? पाई कौन सा है? 0, 2.33, डॉट 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 डॉट, ये कौन संख्या है? कितना लोग बता सकता है? चलो भैया बताओ, कौन संख्या? कौन संख्या? कौन बोला परमेय में? परमेय कैसे? 8 बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए ओ परमेय। ये 2, इसका भी 4 परमेय। और इसको निकालने के लिए बोले थे तुम सबको स्क्वायर भी याद रखना जरूरी है। 12 का वो परमेय है। क्या है? वो परमेय। 36 का 6 होता है, यानी कि ये कौन संख्या है? परमेय होता है। 100 का 10/100, सॉरी 10/12, यानी कि ये भी संख्या परमेय। पाई एक ओ परमेय संख्या है, और तो ये भी ओ परमेय संख्या। अच्छा, ओ परमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग ये भी बताते हैं। तो बताओ भैया, √3 गुना √3 3। अच्छा, रूट का मान पावर का घात का 1/2, घात का 1/2। तो √3 गुने √3 तो कितना? 3। अच्छा, √8 गुने √8। अच्छा, √4 गुने √4। तो मतलब रूट के अंदर मान समान हो तो गुना करने पर रूट हट जाता है, रूट हट जाता है। अच्छा, √8 गुने √6 तो √42, सॉरी 848 नहीं होता रहे, तो √48। अच्छा, √48 को रूट से बाहर निकाल सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 48 करेंगे, 2, 24, 2, 2, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यानी कि 4√3, 4√3। क्लियर? तो ये रूट से बाहर निकालने के लिए भी समझ में आया था, और इसका जोड़ घटाव गुना भाग भी सब समझे थे। अच्छा, सॉरी, जो होता है वो परमेय संख्याओं का और परमेय संख्या का जो जोड़ घटाव किए थे, उस सब में हिसाब भी देते तुम सबको। किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो कृपया करके हाथ खड़ा कर दिया जाए अपना। और छोटा सा बच्चा लोग, चलो भैया, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एक हिसाब देते हैं, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। √3/√2 प्लस में √8/√3 बोलेंगे। इसका भिन्न का जोड़ निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? पहले ये दोनों का एलसीएम, मतलब ये दोनों का क्या करो? अच्छा, कोने को नहीं गुना, √3 तो 3 तो कितना? 3, और ये 8 दूना, 8 दूना तो रूट अंदर 16, यानी कि 4 लिखे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? 4
बटा ये दोनों करेंगे 3 दूना 6 यानी कि रूट अंडर 6 यानी कि 7 बटे रूट अंडर 6 ये तुम्हारा आंसर। ये सब तो सबको पता होना चाहिए, नॉर्मली है। फिर घटाव भी वही होगा, गुना में मान लो यही देंगे रूट 3 गुना रूट 2 गुने रूट 5 गुने रूट 6 मान लो, तो पंक्ति आई रूट 15, यहाँ पर 6 दूना 12 रूट अंडर 12, यही होगा तुम्हारा आंसर। बस और कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर? क्या यहाँ तक दिखाई पड़ रही है अच्छे से? क्वालिटी वालिटी, हाँ ये हुआ कोई, थोड़ी सी सर्दियां हो चुकी है। चलो भैया अब आगे चलें। और देते हैं रूट अंडर 16 रूट 3 भागा रूट अंडर 2 बटे रूट 3। तो इसका बोले थे कोना कोनी गुना ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, तो रूट 3 से 3 कट गया, 1 1। अच्छा ये इसका 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 और 2 एकम 2 यानी कि रूट 2, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर, यानी कि 4 बटे रूट 2 आंसर। लेकिन याद रखना छोटुआ लोग, रूट जो होता है ये रूट अंडर 2 या रूट अंडर 3 कुछ भी लिखा रहे वो कभी भी नीचे नहीं रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, उसको हमेशा क्या करना है, ऊपर की ओर लेकर जाना है, ऊपर की ओर। अब ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे कि 4 ये जो 2 है, रूट 2 ऊपर जाना चाहेगा। अच्छा मैं 4 को लिख सकता हूं 2 गुने 2 बटे रूट। अच्छा रूट 2 गुने रूट 2 कितना होता है? मारेंगे एक लपेड़ा 4 करने वाला मुंह का ना तोड़ देंगे। रूट 2 गुने रूट 2 कितना होता है? 2। तो क्या मैं एक 2 को हटाकर रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकता हूँ? यानी कि रूट 2 गुना रूट 2 गुना ये वाला जैसे है उसे लिख देते हैं। अब बटा कितना? रूट 2। रूट 2 से 2 कट गया, बचा तुम्हारे पास कितना? 2 यानी कि 2 रूट 2, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है? बराबर। अगर वैसे नहीं करने आता तो क्या करना पड़ेगा तुमको? हर परमेकरण। क्या करना पड़ेगा? हर परमेकरण, जो कि क्लास 9th में हर परमेकरण। हर परमेकरण मतलब क्या होता? जैसे कि यहाँ पर था 4 बटे रूट 2, तो इसको रूट 2 नीचे है, नीचे वाला को ऊपर नीचे से क्या कर देना है? गुना कर देना है कि रूट 2 बटे रूट 2 से ये गुना हो जाएगा, यानी कि 4 रूट 2। 4 रूट 2 रूट 2 गुना रूट 2 कितना आ जाएगा? 2। तो 2 से 2 कटेगा, यानी कि 2 रूट 2। या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हर हाल में रूट को हटाना पड़ेगा, रूट को ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे कि अभी हम देंगे 3 बटे रूट 3, 3 बटे रूट 3, तो भैया इसको हमको क्या ना ऊपर करना है, तो हर परमेकरण कर दो, यानी कि रूट 3 गुने रूट 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट 3 अब बटे 3 देखो 3 से 3 कट गया, यानी कि रूट 3 तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक ना? अच्छा इसको और दूसरे तरीका से इधर भी करवा देते हैं भैया, दूसरा तरीका से हम इधर भी करवा देते हैं कि भैया रूट देखो यहाँ पे है क्या था? 3 बटे रूट 3। अच्छा 3 को हम क्या, अच्छा रूट 3 गुने रूट 3 कितना होता है? 3। तो मैं 3 को हटाकर क्या यही लिख सकता हूँ? अरे भैया a बराबर b, तो b बराबर भी a, तो जहाँ b है वहां a लिखाएगा, जहाँ a है वहां b लिखेगा। तो यहाँ पर हम 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? रूट 3 गुने रूट 3 अब बटे कितना? रूट, ये तो नीचे में लिखा था, रूट 3 से 3 कटा तो बचा कितना? रूट। बताओ कौन वाला तरीका अच्छा है? दोनों तरीका क्या है? अच्छा है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट पड़ता कि तुम कौन से बनवाना चाहते हो। क्लियर? ये गंदा कैसे हो गया छूटुआ लोग, ठीक ना? एक हर परमेकरण और करो, हर परमेयीकरण, हर परमेकरण और करना है भैया। अगर हम दे देंगे 7 बटे रूट, हाँ तुम्हारे मन से तो दे ही देंगे हम, टेंशन काहे ले रहे हैं, हमें दे देते हैं, हटो नहीं देंगे। 9 रूट 3 बटे रूट 3, कितना लोग को इसका आंसर पता है? भैया ये रूट 3 से 3 से कट जाएगा, तो मतलब ये तो 9 ही हो जाएगा, ये कॉल लॉजिक वाला थोड़ी दिए हैं। अच्छा 6 बटा रूट 3, तो ये तो हर परमेकरण कर दो, रूट 3 गुने रूट 3, तो 6 रूट 3 अब बटे यहाँ 3 दूना 6 यानी कि 2 रूट 3। दूसरा तरीका 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 2 अब बटे रूट 3, तो ये तो पता है 3 को रूट 3 है, तो 3 को रूट 3 गुने रूट 3 जो 2 है उसको उसी लिख दो अब बटा रूट
रूट 3 से 3 कटेगा तो गुना करेंगे तो 2 रूट 3, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आती है कि नहीं? तो ये है भैया हर परमेकरण, ये भी हर मतलब इसको मतलब अपना तरीका बोल सकते हो, ये आपुन का तरीका है। किसका तरीका है? आपुन तरीका, ये आपुन का क्या है? तरीका है। और ये है हर परमेकरण, करो कोई विधि से आएगा तुम्हारा सेम। हम बोले थे कि चैप्टर नंबर 8 में ये सब बहुत क्या आ जाएगा, तुमको काम आएगा। और ये जो हर परमेकरण का रहा है ना, ये चैप्टर 9 में भी काम आएगा, हर जगह तुमको काम ही आएगा। चैप्टर 9 में सबसे ज्यादा आएगा, चैप्टर 9 में आएगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर 9 का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे फिक्स हर साल एगो 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो भैया उससे एकदम फिक्स तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और उसमें ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आएगा ही आएगा। कितने लोग को समझ में बातें आई? तो मैं क्लास को कंटिन्यू करके आगे चलूं? चलो भैया, अब आते हैं, पूछते हैं तुम सबसे एक क्वेश्चन कि रूट 5 कौन सी संख्या है? ऊपर में संख्या। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अब कि भैया रूट 5 या रूट 3 जो भी हो, रूट 5 एक ऊपर में संख्या है, ओ पर में संख्या है। सिद्ध करें, बताओ। सिद्ध करने के लिए बोल रहे, मतलब दिख तो तुमको रहा है कि रूट 5 ओ पर में संख्या, लेकिन इसको सिद्ध करना है। और एक चीज बताएं, सिद्ध करने वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा मैथ में, सिद्ध करने वाला, तो उसमें कुछ चीजें जो तुमको क्या करने पड़ेगी? याद। समझ में आया? क्या करने पड़ेगी? याद। लेकिन हाँ, लॉजिक रहेगा लगा हुआ, ऐसी नहीं कि भैया कि कोई भी चीज क्या कर देंगे, आराम से कुछ भी लिख देंगे हो जाएगा, लेकिन सिद्ध करने में कुछ लॉजिक। अब इसमें देखो, तुम अब जब यहाँ पर पढ़ाना शुरू करेंगे तो तुम बोलोगे कि भैया समझ नहीं आया, तो इसमें कुछ ऐसे चीजें जो तुमको समझने में मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसको बेहतर से बेहतर समझाने का, बहुत बेहतर से बेहतर समझाने का। और तुम सबको कुछ ऐसे चीजें यहाँ पर याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज जैसे कि रूट 3 एक ऊपर में संख्या सिद्ध करो, तो मतलब यहाँ पर काम क्या किया जाएगा? जबरदस्ती। लेकिन हाँ, याद रखना, लॉजिक वाला बात करेंगे, ऐसी नहीं कि भैया लॉजिक वाला बात करेंगे कि भैया हाँ होगा ही होगा, लेकिन हाँ यहाँ जबरदस्ती हमको क्या करना है? सिद्ध करना। जैसे कि मान लो हमारा एगो बेटा है, उसका आधार कार्ड में हमर उमर सब, मेरा नाम उम सब चीज लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम बोलोगे कि नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है, हम बोलेंगे हाँ है, तो बोलेगा सिद्ध करने के लिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? डीएनए चेक कराना पड़ेगा। तो वो जबरदस्ती फिर हो रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो नहीं है, तो इसी तरह से यहाँ पर एक मतलब जो होता है एग्जामिनर, ये जबरदस्ती पूछा जाता है। हालांकि इसमें मतलब ये सब कोई लायक हिसाब नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इसको पूछा जाता है। और याद रखना, ये हम नहीं पढ़ाते, पर यहाँ से हर साल एगो न एगो क्वेश्चन बनता ही है। कल की क्लास में बताए थे, या तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और एक क्वेश्चन जिसे मोसो लोसो से बनेगा ही बनेगा, हम बताए थे कल की क्लास में, ठीक है। तो इसीलिए हम ये VVI लिखकर इसको सिद्ध करने की पूरा कोशिश करेंगे। आप बहुत ही मतलब जब एक बार समझ जाओगे ना, तो फिर कुछ करना ही नहीं, एक हिसाब समझ जाओगे कि इसी बेसिस पर, जैसे कि रूट 3 होगा, रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 12, ये सब ऊपर में संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा, तो आराम से तुम सब कर दोगे। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो शुरू करें। तो देखो भैया, रूट 5 एक ऊपर में संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर तुमको सबसे पहला टॉपिक क्या करना पड़ेगा कि ये रूट 5 को एक बार पहले मान लो तुम पर में संख्या, जैसे कि माना कि रूट 5 एक पर में संख्या है, मान लो तुम, मान के चलते कि एक रूट 5 एक पर में संख्या यदि ये पर में संख्या है, तो रूट 5 बराबर P/Q भी होगा, क्योंकि ये इसको P/Q में, मतलब यहाँ पर जबरदस्ती काम हो रहा। याद रखना, यहाँ पर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि क्यों माने, हमको जबरदस्ती मानकर सिद्ध करना ही पड़ेगा। वो बोल, हम जानते हैं ऊपर में संख्या है, पर फिर भी बोल रहा हमको सिद्ध करो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? रूट 5 को एक पर में संख्या हम मानेंगे। जब जबरदस्ती क्वेश्चन पूछोगे तो जबरदस्ती हम कुछ भी करेंगे ना, तो जबरदस्ती क्वेश्चन पूछोगे तो जबरदस्ती हम क्या किया कि मान लिया कि माना कि रूट 5 एक पर में संख्या है, और जब ये पर में संख्या, तो क्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो यानी कि रूट 5 बराबर P/Q। और यहां पर याद रखना, यहां पर P और Q एक सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य। अब सहअभाज्य संख्या मतलब यहाँ पर P और Q का जो मान आना चाहिए ना, वो सहअभाज्य, मतलब दोनों का मोसो एक होना चाहिए। अब देखो,
सह आभाज्य संख्या के बारे में हम बताए थे क्या, सह आभाज्य संख्या के बारे में, कि जिसका मोसो क्या हो, एक हो। मतलब यहाँ पर अभी दे दिए 13, यहाँ पर 26, ये दोनों का मोसो एक है, आंसर है नहीं। मतलब जो संख्या इसको काट रहा है वो इसको नहीं काटना चाहिए, जो इसको काट रहा है जो इसको नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 13 इसको भी काट रहा है, इसको भी, मतलब एक ही संख्या दोनों संख्या को विभाजित कराने की काट रहा है। तो बोल सकते हैं भैया कि ई दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड एक ही है। क्या है? एक ही है। और वो कौन है? तो भैया 13 है। तो मतलब बोल सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 13 है। मतलब ई दोनों का उभयनिष्ठ गुणन, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको बोलते हैं? तो कॉमन फैक्टर। हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड और इंग्लिश में कॉमन फैक्टर। अब समझ में आया ना भैया? ई दोनों को विभाजित करने वाला संख्या एक ही है। जैसी एक यारा मतलब वो सहआभाज्य संख्या नहीं है। तो मतलब P और Q एक सहआभाज्य संख्या है। मतलब जो P को काटेगा वो Q को नहीं, जो Q को काटेगा वो P को नहीं। याद रखना, मतलब वैसा आंसर आना चाहिए। जैसे कि मान लो P को अगर काट रहा है 7, तो एक का नीचे कभी 7 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ आ गया 8, तो एक का नीचे भी 8 नहीं आना चाहिए। काहे कि जब दोनों का 7-7 आ जाएगा तो मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही होगा। तो फिर सहआभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो भैया याद रखना ये चीज। मैं मिटाऊं इसको? कोई डिस्टर्ब दे दो थोड़ा थोड़ा भैया। यहां तक किसको समझ में आया कि √5 को पहले क्या मान लेना? एक परमेय संख्या है। अरे ये क्यों नहीं मिटता यहाँ पर? बहुत हार्ड लगता है यहाँ पर मिटाने। √5 एक परमेय संख्या मान लिए और √5 तो P/Q, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, कोई नहीं पूछेगा क्यों करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्वेश्चन में जब तुमको पता ही कि √5 ऊपर में संख्या, तो पूछ काहे रहा है? तुम पूछेगा तो हम भी, तो हमरा भी क्वेश्चन नहीं पूछने का, तुम्हारा भी नहीं बनता है। सिर्फ याद करना है कि दोनों तरफ क्या करना है? वर्ग करना है। तो √5 का वर्ग करेंगे तो √5 गुना √5 यानी कि 5। अब यहाँ पर हो जाएगा P² बटे Q²। अब Q² को एने ले लेंगे, 5 को नीचे लेकर चलेंगे, यानी कि Q² बराबर हो जाएगा P² बटे 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, थोड़ा सा नीचे और लिखते हैं, Q² बराबर P² बटे 5। अब यहाँ पे देखो P² को क्या कर रहा है? 5 विभाजित कर रहा है। P² को 5 क्या कर रहा है? तो विभाजित। तो क्या P को विभाजित करेगा? नहीं समझा? जैसे मान लो हम P बराबर कोई संख्या लेते हैं, P बराबर हम मान लेते हैं, ले लेते हैं 5 या ले लेते हैं 10 या ले लेते हैं 15, कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे कि P बराबर ले लिया 15, 15 का स्क्वायर कितना था? 225। अब 225 को 5 विभाजित कर रहा है कि नहीं? कर रहा है आंसर सर जी। जितना भी कर रहा है काट रहा है, जिसके लास्ट में 5 हो तो काट ही रहा है। तो क्या 200 P² बराबर 225, तो P बराबर तो मतलब 225 का वर्गमूल यानी कि 15, तो 15 को 5 नहीं काटेगा, आंसर यहाँ से ही काटेगा। यानी कि P² को जब 5 काट रहा है तो P वाला को भी काटेगा। अगर P² को नहीं काट रहा है तो P को भी नहीं काटेगा। जैसे कि मान लो हम P बराबर मान ले लिया 4, क्या ले लिया 4, तो P² बराबर कितना होगा? 16। अगर इस 16 को 5 नहीं काट रहा है तो P को भी 4 को भी 5 नहीं काटेगा। अगर P² बराबर मान ले लेते हैं हम कितना? 25, तो P बराबर कितना होगा? 5। यानी पावर हटाएंगे, रूट से हटाएंगे तो 5 आएगा। तो P को अगर P² को 5 काट रहा है तो P को भी 5 ठीक से काटेगा ही काटेगा। बातें समझ में बात आ रही है? तो मतलब P² को 5 यहाँ पर देखा ना, P² बटे 5, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 5 P² को काट रहा है, तो मतलब P को भी 5 काटेगा। तो सेम यहीं पर इस चीज में हमको लिखना पड़ेगा। किसी को समझ में, अगर तुम सबको समझ में आया, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ P² को 5 विभाजित कर रहा है, तो P को भी 5 विभाजित करेगा, तो मैं यहाँ पर P बराबर लिख दूंगा कितना? 5। P बराबर क्या लिख दूंगा? 5, क्योंकि विभाजित कर रहा तो P का मान कितना होगा? 5। अब लास्ट में तुम यहाँ पर K लगा दो, P लगा दो, Q लगा दो, कुछ एक मतलब अल्फाबेटिकल का अक्षर लेना है।
तुम के लो, पी लो, आर लो, एक्स लो, कुछ भी ले लो, लेकिन यहाँ पर पी बराबर ले लिखा होगा 5 और 5 के बगल में के यू कुछ भी कर देना, ठीक ना। अब यहाँ पर पी का मान कहाँ करेंगे, यहाँ पर रख देंगे पी का मान। अच्छा, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो पी का मान समीकरण 1 है, यहाँ पर 1 में रखने पर यहाँ पर 1 में जैसी रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, बताएगा तुम सब, क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर पी का मान कितना लेंगे 5 के, यानी कि 25 के स्क्वायर बटे कितना जाएगा 5, 5 5 25, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 5 के स्क्वायर। अब ये 5 ने गुना इधर आएगा तो भागा, तो मैं यहाँ पर लिख दूं, मेरा नीचे नहीं जगह था लेकिन नीचे तुम सबको लिखना, क्या स्क्वायर बराबर कितना जगह क्यू स्क्वायर बटे 5। फिर से देखो, अब जब क्यू स्क्वायर को 5 काट रहा तो क्या क्यू को 5 नहीं काटेगा, यहाँ पर पी स्क्वायर को 5 काट रहा तो पी को, तो यहाँ पर पी का गुणनखंड कितना हो गया 5 और क्यू का भी गुणनखंड कितना हो गया 5, मतलब पी और क्यू का कॉमन फैक्टर कितना आ गया 5, तो मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो जब सहभाज्य संख्या भी नहीं है तो ये परमेय संख्या भी, सॉरी परमेय संख्या भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर यहाँ पर कि यहाँ नीचे तुम सबको लिखना, यहाँ क्यू स्क्वायर को, सॉरी पी और डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिससे यह पता चलता कि यह सहभाज्य संख्या नहीं है, जिससे यह, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकता कि अब यहाँ लिखना था, अब यहाँ पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसीलिए यह परमेय संख्या नहीं, कौन संख्या, ओ परमेय संख्या। ये भी डायरेक्ट लिख सकता था, अच्छा डिटेल में लिखना है तो अब यहाँ पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिससे यह पता चलता है कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है, पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है, तो यह परमेय संख्या भी नहीं होगी, परमेय संख्या भी नहीं होगी, अर्थात √5 वो परमेय संख्या है, √5 एक ओ परमेय संख्या है, एक भैया ये हो गया तुम्हारा प्रूफ्ड। क्या नीचे दिखाई पड़ रही है, हाँ दिखाई पड़ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो अब भैया बताओ, इसमें सिर्फ हम लॉजिक वाला बात किए, पर क्या इसमें कुछ समझने का बात है भी नहीं, हर एक कदम पर तुमको याद ही करना पड़ेगा। हाँ लॉजिक वाला बात है पर याद करना पड़ेगा, जैसे कि √5 एक ओ परमेय संख्या सिद्ध करे, तो पहले हम उसको मान लेंगे कि √5 एक कौन संख्या, परमेय संख्या। जब √5 परमेय संख्या है तो मतलब वो पी क्यू के बराबर होगा, और पी और क्यू क्या है, एक सहभाज्य संख्या, मतलब नीचे जो पी और क्यू आना चाहिए वो सहभाज्य संख्या, अगर सहभाज्य संख्या आया तो ये परमेय संख्या, नहीं आया तो वो परमेय संख्या, ठीक ना। तो इसीलिए क्या कर दिया, दोनों तरफ वर्ग किए, तो √5 का तो 5 हो जाएगा, एक पी स्क्वायर, तो यानी कि क्यू, फिर उसके बाद 5 को नीचे, क्यू स्क्वायर को इस तरफ, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, इसको समीकरण 1 मान। अब यहाँ पर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 5, तो क्या पी को विभाजित नहीं करेगा, आंसर है हाँ। अगर पी स्क्वायर को विभाजित नहीं कर रहा तो पी को विभाजित नहीं करेगा, समझ में आया कि नहीं। तो पी बराबर फिर क्या लिख दिया 5 के, अब 5 के क्यों लिखे, हमको जबरदस्ती लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं होता कि सर जी क्यों लिखे, अगर इसका जवाब खोजने जाओगे ना तो फिर पता चलेगा इसी को पढ़ाने में, पूरा सिद्ध करने में 2 से 3 लेक्चर आएगा, जो कि बीए में तुम सबका होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम कोई बात ना करेंगे, यहाँ पर सिर्फ यही चीज का बात करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो पी को भी करेगा, इसलिए पी बराबर 5 के। अब यही मान इसमें रख दिया, रखे तो 25 के काटे हैं, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 5 क्या है, तो 5 ने गुना इधर आएगा तो भागा, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5, यहाँ पर क्यू को भी 5 विभाजित कर रहा है, तो
सॉरी क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तो क्यू को भी 5 विभाजित करेगा, और यहाँ पर भी पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था 5, यानी कि पी और क्यू का दोनों एक ही कॉमन फैक्टर है। अब जब दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही, तो वही तो उसका होगा मोसो। जैसे कि अभी बोलेंगे कि भैया पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 5 है, तो मतलब अब हाईएस्ट यही ना है, तो यही इसका हो जाएगा सर ये मोसो। तो हम बोले थे कि जिसका मोसो 1 हो वही कहलाएगा सहवास संख्या, तो मतलब यहाँ पर पी और क्यू सहवास संख्या नहीं है, तो यही लिखे कि हाँ अब यहाँ पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर 5 है, जिससे यह पता चलता है कि पी और क्यू सहवास संख्या नहीं है, तो यह अपरमेय संख्या भी नहीं होगी, अर्थात √5 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक। अब इसी के जगह तुमको क्या बोलेगा जानता है, अब इसी के जगह तुमको बोलेगा कि भैया √3 एक परमेय संख्या है, सिद्ध करें। सब याद कर लेना, खाली √5 की जगह हमको क्या कर देना है √3, यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3, अब यहाँ पर क्या कर देना है 3। अब पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा तो पी को भी 3 विभाजित करेगा, हर जगह तुमको खाली क्या कर देना 3, यहाँ पर भी आ जाएगा 3 के, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा सर 3, काट के 3 तिहाई 9, यानी कि के स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पर भी तुम्हारा आ जाएगा 3, और यहाँ पर भी लिख देना कि क्यू स्क्वायर को जब 3 विभाजित कर रहा तो क्यू को भी 3 विभाजित करेगा ही। क्लियर? तो मतलब अर्थात √5 नहीं, अब √3 एक अपरमेय संख्या, मतलब एक हिसाब समझो, उसी से तुम्हारा सब का सब बन जाएगा। कितने लोग को बातें समझ में आई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पर ये थोड़ा सा हार्ड भी बच्चा के लिए क्या होता है ज्यादा होता है, यह हार्ड भी थोड़ा सा बच्चा के लिए ज्यादा आता है। अब मैं तुमको एक चीज विश्वास दिलाता हूं कि तुमको इससे हार्ड, अगर जिसको वास्तविक संख्या क्या बोले वास्तविक संख्या समझने में इजी लग रहा है, तो वो पूरा विश्वास करो मेरे ऊपर कि इससे ज्यादा हार्ड चैप्टर तुमको कहीं नहीं मिलेगा। बोले भी ऐसा बात है सर जी, आंसर है हाँ। तुमको जो 5 नंबर वाला भी आएगा ना, वो 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी जो होता है उसको बनाने में तुमको आएगा मजा। क्या आएगा? मजा। और जिसको बनाने में आएगा मजा मतलब वो हार्ड नहीं होता है, और जिसको जो छोटा सा भी है पर बनाने में मजा नहीं आ रहा, इसका मतलब वो हार्ड है। अब ये लॉजिक वाला चीज है, पर इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली याद करना पड़ेगा, तुमको याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब तुम बोलोगे तो यहीं पर हम याद करा देंगे। देखो कोई भी संख्या पहले पूछेगा तो उसको हमको क्या मान लेना, जबरदस्ती परमेय संख्या, √3 √7 √5 कोई भी संख्या पूछे कि यह एक अपरमेय संख्या सिद्ध करे, तो भैया हमें क्या करना, भैया हमें मान लेना क्या कि रूट जो 7 है एक परमेय संख्या, तो √7 परमेय संख्या, तो p/q लिख देंगे, और p/q को p और q क्या है आप उन्हें ब्रैकेट में लिख देंगे सहवास संख्या, और दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग, तो इन्हें जगह 7 होने p² q², फिर 7 को q जगह ले जाएंगे, q को इस तरफ ले जाएंगे, तो q बराबर क्या जाएगा p²/7। समझ में आया? तो जब p² को 7 विभाजित कर रहा है तो p को क्या 7 विभाजित नहीं करेगा, आंसर है हाँ। तो p बराबर 7 के, और p का मान समीकरण 1 में रख देना, तो आ जाएगा तुम्हारा q बराबर k² बराबर q²/7। अब दोनों का p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 7, मतलब ये सहवास संख्या नहीं है। जब सहवास संख्या नहीं है तो कितने लोग को समझ में बातें आई? अब इसी पर तुम सबको क्या करना जानता, प्रैक्टिस बार बार करते जाना है, ठीक है। अब हिसाब तुम सबको यहीं से 1 2 को देते, √3 भी सिद्ध कर लेना है, √2 भी सिद्ध कर लेना, √7 भी सिद्ध कर लेना है कि भैया यह एक अपरमेय संख्या कैसे सिद्ध करें, खुद से मन से करेगा, ठीक। √11 भी कर लेना, ठीक। क्लियर? मैं मिटाऊं इसको? चलो भैया अब थोड़ा सा एक चीज और, पता नहीं इधर मिटाने में इजी लगता है, पर इधर तो आराम से खरीद से करेंगे, मिट रहा है, पर और सब जगह क्यों नहीं मिट रहा है? सर्दियां मुझे जान मार देगी और तुम सब पढ़ाते हुए जान मार दोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कि 3 + √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या
है, सिद्ध करें। अब ऐसे भी पूछेगा तो ये तो सबसे इजी है, ये सबसे इजी है। ये ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर यही करना है कि माना की रूट सॉरी 3+√5 एक संख्या है। तुम सबको संख्या पूरा बड़ा लिखना, हम शॉर्ट में लिखते हैं, पहले की क्लास में हम बता दिए थे। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं क्या 3+√5 3+√5 बराबर P बटा, उसके बाद ब्रैकेट में मैं बिना बोले समझा दिया, समझ गया तुम सबको क्या लिखना है। ठीक है भैया। अच्छा, अब यहाँ पर तुमको स्क्वायर नहीं करना है, पहले ये 3 को इधर गुना इधर भेज देना है भागा। तो √5 बराबर P, अच्छा इन्हें प्लस उधर जाएगा तो माइनस, Q माइनस कितना जाएगा 3। अब देखो भैया, एक है कौन तरफ, बायां तरफ, इसको बोलते हैं बायां तरफ, और वो है तुम्हारा दायां तरफ। ये तुम्हारा क्या है, दायां तरफ। कॉपी किताब में लिखेगा तो ऐसे लिखना, बायां बायां तरफ, दायां दायां तरफ। अब देखो, यह एक क्या है, पूर्णांक, मतलब इसको जोड़ेंगे, जैसे P और Q का मान कुछ भी रखेंगे जोड़ेंगे। बे यार ये क्या हो गया, वेट करो 2 मिनट, आ जाएगा लाइट। चलो भैया अब लाइट आ गई है। अब यहाँ पे देखो हम क्या बोले कि इसको अगर P बराबर Q बराबर कुछ भी आंसर रखेंगे, या तो माइनस में या तो प्लस में, कुछ तो आएगा, आएगा ना। तो माइनस प्लस बोलो को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो मतलब ये है कौन संख्या, पूर्णांक संख्या, और ये कौन संख्या, वो परमेय संख्या। ठीक है, यहाँ एक तरफ, चाहे बायां तरफ लिखें कि एक तरफ, बायां तरफ एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और दायां तरफ एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है। और अपरिमेय संख्या और पूर्णांक कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। तो इसीलिए बायां तरफ एक अपरिमेय संख्या, दायां तरफ एक पूर्णांक संख्या है, जो कि क्या है, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। बस इतने लिखना है कि हाँ बायां तरफ और बायां तरफ एक परिमेय संख्या और दायां तरफ एक पूर्णांक संख्या जो कि गलत है। इससे यह साबित होता है, इससे यह साबित हुआ कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब तुम चाहो तो पूरा ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया √5, चाहे और डिटेल में जैसे लिखना चाहो, जिसको इस तो शॉर्ट में हम लिखा दिए, जिसको ये वाला पसंद है ये लिखो। जैसे दूसरा तरीका और लिखने का, तो भाई यहाँ पे लिखेगा, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और P/Q -3 एक पूर्णांक है, और दोनों यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ एक √5 एक अपरिमेय संख्या और P/Q -3 एक पूर्णांक है, यहाँ सॉरी पूर्णांक है, और दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता, आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए 3+√5 एक अपरिमेय संख्या। बस अब बोलेगा सर जी इतना लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा। तुम लिख के देखियो, अगर नहीं मिलेगा तो हमरा फिर आकर बोलियो। हालांकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ, क्या हुआ, अच्छा 3+√5 ने, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अब देखो इधर बायां तरफ, जब तू अब बोलेगा सर जी यहाँ पर √5 लिखे, यहाँ पर घोंचू कहीं के, जब बायां लिखोगे तो उसको नहीं दिखेगा √5, बायां मतलब √5, दायां मतलब ये P/Q -3।
ये सब बच्चा के मन में जो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, कभी सोचो भी नहीं कि भैया क्वेश्चन क्यों आ रहा है। अब जैसे कि तुमको हम एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि देखो, इस सब स्क्रीनशॉट मार लेना चाहिए था, मार ले, अच्छा कोई बात नहीं, पीछे करके थोड़ा सा मान लो, समझाने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं हूं एक मान लो कोई आदमी है जिसका नाम है टिल्लू मर्चेंट। क्या नाम है? टिल्लू मर्चेंट। अब इसका तीन बेटा है, पी मर्चेंट, क्यू मर्चेंट और एफ मर्चेंट। अब ये तीनों है, ये तीनों के तीनों अलग अलग स्कूल में पढ़ता, अलग अलग कॉलेज में बोल सकते हो या स्कूल में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पिल्लू मर्चेंट, क्यूल्लू मर्चेंट, फिल्लू, पी मर्चेंट, क्यू मर्चेंट, एफ मर्चेंट, मान लो ये, अच्छा छोड़ो छोटा मोटा कोई भी नाम, अच्छा पी एम क्यू एम कोई भी हो, मतलब ये टिल्लू मर्चेंट के तीनों क्या है? बेटा है। पी मर्चेंट, क्यू मर्चेंट, एफ मर्चेंट, समझ लो। और टिल्लू मर्चेंट मान लो हम है, ये तीनों हमारा बेटा है, समझ में? हाँ। अब हम जाएंगे स्कूल, किसका स्कूल? पी मर्चेंट के। किसका? पी मर्चेंट के। और हम बोलेंगे, अब कोई बच्चा पूछेगा, चाहे कोई शिक्षक हमसे पूछेगा तुम कौन हो, तो हम बोलेंगे टिल्लू मर्चेंट। वो हमको पहचानेगा? नहीं पहचानेंगे। हमको क्या बोलना पड़ेंगे? अब हमारा बेटा को पहचान रहा है तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि हम पी मर्चेंट के बेटा हैं, सॉरी बाप है। हम पी मर्चेंट के क्या है? बाप हैं। वो तुरंत चीज, ओ पी मर्चेंट के आप पिता हैं, पी मर्चेंट यहाँ आओ, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा हैं। अच्छा मान लो अगर इसका कॉलेज जाएंगे तो हम किससे जाना जाएंगे? क्यू मर्चेंट के बाबू के नाम से। इसका स्कूल जाएंगे तो बोलेगा एफ मर्चेंट के पापा आए हैं, लेकिन मेरा नाम रियल में फिर भी टिल्लू मर्चेंट। अगर बोलेगा एफ मर्चेंट के पापा टिल्लू मर्चेंट, क्यू मर्चेंट के पापा टिल्लू मर्चेंट, एफ मर्चेंट के पापा टिल्लू मर्चेंट, मतलब कोई भी हो पर नाम एक ही हो रहा। अब यहाँ पर बाएं तरफ भी रूट 5 ही, दाएं तरफ पी बटे क्यू माइनस 3 एक पूर्णांक है, तो तुम वो या तो रूट 5 देखो, या तो ये लिखो, या तो बाएं देखो, या दाएं तरफ देखो, बात पढ़ रहा है वही। समझ में बात है कि नहीं? अगर किसी के मन में कंफ्यूजन है, अगर कोई भी बोल देगा ये गलत है, उसको मारो थपाक दूना, रटान भैया कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ सही लिखना। अब तुम यहाँ पर बोल दो भैया हमारा तीनों का बेटा, तुम बोल दो कोई और ले चला, मान लो सुरेश नाम का आदमी के ले गया, चलो अब बोलेगा तुम सुरेश का पापा, होगा कभी? नहीं होगा भैया, तीनों पापा हम तीनों के बारे में कहेंगे, यही हो गया तुम्हारा। तो कोई भी बोलेगा कि ये गलत लिखा बायां दाएं, उसको पटाक दूना मारना, समझ में? हाँ। जैसे कि हम राम को राम बोले, अच्छा गांव में देखा है कभी? गांव में हाँ। जैसे अपना गांव में है तो कैसे नाम से जानेगा? अरे फलानमा के बेटा, मतलब पापा के नाम से, मान लो सुरेश के बेटा है, रमेश के बेटा है, ऐसे फलानमा के। लेकिन नानी घर जाओगे तो मम्मी के नाम से जाना जाता है, ये फलाना दी के बेटवा है, चिलना दी के बेटवा, लेकिन है तो तुम ही। समझ में बातें आई कि नहीं? बस वही आसान भाषा में समझा दिए। ठीक ना? तो राम को ये तो राम बोलो, ये तो सीता के पति बोलो, ये तो दशरथ के पुत्र बोलो, ये तो लक्ष्मण जी के बड़का भाई बोलो, ये तो दशरथ जी के बड़का भाई बोलो, ये तो शत्रुघ्न जी के बड़का भाई बोलो, ये तो हनुमान जी के उसको हनुमान के क्या बोल सकते हो? प्रभु बोल सकते हो। हनुमान के प्रभु कौन है? राम भगवान। बस कुछ भी बोल सकते हो तुम्हारा मर्जी। चाहे रावण को मारने वाला बोल सकते हैं, रावण को मारने वाला भी राम बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो भैया वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड पड़ता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। क्लियर? समझ में बातें आई कि नहीं? यहाँ से भी तुमको 2 होमवर्क मिलेगा, और ये होमवर्क कल की क्लास में बनी हुई रहना चाहिए। 3 + √2, 2 + √3, एक ऊपर में संख्या सिद्ध करो, सॉरी 5 + √3, ये बना के लेकर आना। 4 गो ये है और 4 गो वो है। क्लियर? तो आप थोड़ा सा और होमवर्क देंगे, रुको जरा। ये नोट्स कर लिया ना? इसको नोट्स करो, होमवर्क देते हैं। इसको नोट्स करो। यहाँ पे देखो फिर से मेरा हाथ लग रहा है, जिसके कारण ये गंदा हो जाएगा। और होमवर्क मिलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है? अब तुम सबको होमवर्क नंबर 1, 235 और 445 का HCF निकाल के लाना, HCF और LCM। क्लियर? 2 नंबर में 172 का अभाज्य गुणनखंड करके लेकर आना है। अभाज्य, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड बोले तो अभाज्य गुणनखंड करना बस। क्लियर? नंबर 3, 169 का अभाज्य गुणनखंड है,
खंड करें, हम ही नहीं पूछे 2 का घात 3 का घात, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करके तुम सबको लाना है। और आंसर कैसे लिए, जैसे कि मान लो इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 सॉरी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो इसका कैसे लिखना पता है, 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2, ऐसे आंसर लिख के लाना, ठीक है भैया। नहीं समझ रहे तो इसमें तुम्हारा गलती, हमारा गलती नहीं है। 235 और 445 का HCF निकालें दोनों विधि से, दोनों विधि से, मतलब अभाज्य गुणनखंड और यूक्लिड विभाजन। और क्वेश्चन नंबर 5, 125 और 215 का HCF निकालें दोनों विधि से, वहां पर लिख लेना निकालें दोनों विधि से। होना रहा क्या रे, मेरा नहीं होना चाहिए। क्लियर। 6 नंबर में और मैंने क्या क्या पढ़ाया था, अभी तो पढ़ाएंगे, मोसो नोसो निकालने और परमेय अपरमेय संख्या को सिद्ध करने, यही बताए रहे, परमेय और अपरमेय संख्या कौन है और। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा समझे कल की क्लास में, हालांकि ये लेक्चर नंबर 2 में ही बताना चाहिए HCF। जैसे पूछेगा 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो, 2 लगातार ऑब्जेक्टिव में पूछेगा लगातार सम संख्याओं का मोसो HCF, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मतलब 2 लगातार सम संख्या, अगर वो 4 दे दिया तो अगला क्या आना चाहिए 6, लगातार जानता निकालेंगे। तो ये दोनों का मोसो निकालो, 4 और 6 का कौन सी संख्या जो दोनों को काट सकता है, वो 1 1 2 और नन को है, मतलब इस सब का मोसो कितना होगा 2। चाहे कोई भी निकाल लो आएगा तुम्हारा आंसर 2। 12 और 24 का सॉरी 2 लगातार ने बोल रहा था, 12 बाद अगला क्या आ जाएगा 14, कौन कौन काट रहा है 1 और 2, मतलब मोसो कितना रहा 2। मतलब समझो कि 2 लगातार सम संख्या का मोसो हमेशा कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 ही आएगा। अच्छा विषम संख्या का, विषम संख्या का बोलेगा तो 2 लगातार विषम संख्या, 2 लगातार विषम संख्या का मोसो तो कैसे निकालोगे, जैसे कि मान लो हम ले लिए 2 तो अगला क्या आना चाहिए, सॉरी विषम संख्या थोड़ी ना है, एक ले लिया 3 अगला क्या जाना चाहिए 5, मतलब उसके जस्ट आगे वाला। आई दोनों का मोसो निकालेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब विषम संख्या का हमेशा मोसो कितना होगा 1, लेकिन लगातार होना चाहिए। अगर बोलेगा दो विषम संख्याओं का मोसो क्या होगा, तो भैया एक ले लेते हैं हम, मान लो विषम संख्या कितना 9 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कितना और ऊपर है 27, ये दोनों तो विषम संख्या है ना, लगातार हम नहीं बोले सिर्फ 2 विषम संख्या, तो ये दोनों का मोसो कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो चेंज होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ही नहीं, तुमसे क्या पूछेगा लगातार 2 लगातार विषम संख्याओं का मोसो, तो हमेशा याद रखना 1। उसी तरह से पूछ सकता, हो सकता तुमको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो क्या निकाल लेगा ना, उसके जस्ट आगे ला करके तुमको क्या करना है निकाल लेना है। ये सब ऑब्जेक्टिव में तुमसे भर भर के पूछेगा। क्लियर। अच्छा मोसो और नोसो निकालना सीखे हैं, अभाज्य गुणनखंड, और अभी सिद्ध करने वाला तो दे ही दिए हैं, बस 2 ही हिसाब तो अभी सिखाएं। अब देखो तुम 4 क्लास किए हो ना, लेक्चर कितना किए हो 4। अब उसको शॉर्ट में देखो, एक बार में HCF और LCM पढ़े, HCF और LCM पढ़े और परमेय और उपरमेय पढ़े, यही ना पढ़े, परमेय और उपरमेय। कितना मजा आया, नहीं लग रहा कि सर जी बहुत छोटा पढ़े, अभी नहीं लग रहा बहुत छोटा पढ़े, अभी कुछ पढ़े का बहुत छोटा पढ़े, तो भैया यही होता है शॉर्ट रिवीजन। क्या होता है शॉर्ट रिवीजन। क्लियर, तो कर लोगे तुम सब, तो क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत। और होमवर्क कंप्लीटली बनाओ भैया, नहीं बनाओगे तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, तो मुझे मत बोलिए ठीक।